हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मेडिसिन हब सीरीज का सेकेंड लेक्चर में अस्थमा डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज़ है। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स और टिश्यूज़ का एक ऐसा नेटवर्क है जो हमें ब्रीथिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली एयरवेज, लंग्स और ब्लड वेसल से बना होता है, जिसमें एयरवेज टोटल 7 पार्ट्स में सब डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी एंड लंग्स। ये जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट्स है सब मिलकर ऑक्सीजन को पूरे बॉडी सेल तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। अब बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज़ की, तो कोई भी डिजीज़ या डिसऑर्डर जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स या टिश्यूज़ को इफेक्ट करता है उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज़ कहते हैं। अब कुछ मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज़ की बात करें तो जैसे कि अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज़ जिसमें सीओपीडी, एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस और रेस्पिरेटरी फेलियर आता है। इस वीडियो में हम ओनली अस्थमा के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं अस्थमा की, जिसे ब्रोंकियल अस्थमा भी कहा जाता है और इसे कॉमन लैंग्वेज में दमा कहा जाता है। अस्थमा एक ऐसा कंडीशन है जिसके कारण एयरवेज नैरो और स्वेल हो जाता है, जिसके कारण एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करता है जो कि ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टीज काउज करता है। अगर माइनर अस्थमा होता है तो डेली एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करता है और कुछ केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग अटैक हो सकता है। अब अस्थमा की क्लासिफिकेशन की बात करें तो अस्थमा को 2 बेसिस में क्लासीफाई कर सकते हैं, काउजेस के बेसिस में और क्लिनिकल सिविलिटी के बेसिस में। काउजेस के बेसिस में इसे 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक अस्थमा। इसे काउज करने के लिए कोई भी एलर्जेंस या फॉरेन पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये यूजुअली एक सर्टेन एज यानी 40 के बाद डेवलप हो सकता है। सेकेंड वन इज एक्सटेंसिक अस्थमा। इसे काउज करने के लिए एलर्जेंस या फॉरेन पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ये यूजुअली चाइल्डहुड में डेवलप हो सकता है। अब क्लिनिकल सिविलिटी के बेसिस में अस्थमा को 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज माइल्ड इंटरमीडिएट अस्थमा। इसमें पेशेंट को 2 डेज पर वीक से कम या फिर 2 नाइट पर मंथ से कम के लिए अस्थमा का सिम्टम्स डेवलप होता है। सेकेंड वन इज माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा। इसमें पेशेंट को 1 वीक में 2 बार से ज़्यादा या फिर दिन में 1 बार से कम के लिए अस्थमा का सिम्टम्स डेवलप होता है। थर्ड वन इज मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा। इसमें पेशेंट को डे टाइम में पर डे और नाइट टाइम में 1 वीक में 1 बार से ज़्यादा के लिए अस्थमा का सिम्टम्स डेवलप होता है। फोर्थ वन इज सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा। इसमें पेशेंट को कंटिन्यूसली डे टाइम और नाइट टाइम में अस्थमा का सिम्टम्स डेवलप होता है। अब बात करते हैं अस्थमा के काउजेस की, जिसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल फैक्टर्स, जिसमें एक्सरसाइज, कोल्ड एयर इन्वॉल्व होता है। सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन इन्वॉल्व होता है। थर्ड वन इज फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, जिसमें एक्सेसिव यूजेज ऑफ एस्पिरिन, मॉर्फिन और क्यूनिन से हो सकता है। अब बात करते हैं अस्थमा के पैथोफिजियोलॉजी की। ट्रिगर फैक्टर यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या एलर्जेंस जो ब्रीथिंग प्रोसेस के दौरान रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर करेगा, जिसके कारण एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। एयरवेज में इन्फ्लामेशन के रेस्पॉन्स में एयरवेज मसल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, हाइपरसेक्रेशन ऑफ म्यूकस होगा और ब्रोंकियल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग हो जाएगा, जिसके कारण एयरवेज नैरो हो जाएगा। एज ए रिजल्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग, कफिंग, डिफिकल्टीज इन ब्रीथ, टाइटनेस इन चेस्ट जैसे सिम्टम्स डेवलप होगा। फाइनली इन सारे सिम्टम्स से हम कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन अस्थमा डिजीज से सफ़र कर रहा है। अब बात करते हैं अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स की, जिसमें ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टीज होगी, टाइटनेस इन चेस्ट होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, कफ होगा स्पेशली नाइट में, विजिंग, विस्लिंग जैसी साउंड। अब बात करते हैं अस्थमा के डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। फर्स्ट वन इज पीक एक्सपायरेटरी फ्लो। इसमें पेशेंट का मैक्सिमम एक्सपायरेशन स्पीड को पता करते हैं। सेकंड वन इज एस्पायरोमेट्री। इसमें पेशेंट का चेक करते हैं कि एक डीप ब्रीथ के बाद कितना अमाउंट और कितना फास्ट स्पीड से एयर को एक्सहेल करता है। थर्ड वन इज मेटाकोलिन चैलेंज टेस्ट। इसमें पेशेंट का लंग्स का रिएक्टिवनेस और रेस्पॉन्सिवनेस को टेस्ट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, जैसे कि इमेजिंग टेस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट, एलर्जी टेस्ट, स्पुटम एसिनोफिल टेस्ट एक्सेट्रा। अब बात करते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट की, जिसके लिए कुछ क्लासेस ऑफ ड्रग का यूज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज ब्रोंकोडायलेटर्स। इस क्लास के ड्रग लंग्स के मसल को रिलैक्स करता है और एयरवेज को डायलेट करता है, जो ब्रीथिंग प्रोसेस को ईजी बना देता है।
इस क्लास के कुछ मेडिसिन के नाम है जैसे कि एल्बिटेरोल, साल्बिटामोल एंड टर्बिटोलाइन एटसेट्रा। सेकेंड वन इज एंटीकोलिनर्जिक्स एजेंट्स। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से एयरवेज में स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन होता है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने से बचाता है। इस क्लास के कुछ मेडिसिन के नाम है जैसे कि इप्राट्रोपियम, एक्लिडीनियम और टायोट्रोपियम एटसेट्रा। थर्ड वन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इस क्लास के ड्रग ब्रोंकियल एयरवेज के हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस इफेक्ट को डिक्रीज कर देता है। इस क्लास के कुछ मेडिसिन के नाम है जैसे कि बेक्लोमेथाजोन, फ्लूनिसोलाइड एंड ट्राइसिनोलोन एटसेट्रा। फोर्थ वन इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर। इस क्लास के ड्रग ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन एंड इन्फ्लामेशन से प्रिवेंट करता है। इस क्लास के कुछ मेडिसिन के नाम है जैसे कि क्रोमोलिन, निडोक्रोमिल एंड आयोडेक्सामाइड एटसेट्रा। फिफ्थ वन इज लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट। इस क्लास के ड्रग सिस्टेनिन लिकोट्राइन रिसेप्टर का एंटागोनिज्म मीन्स विरोध करके हिस्टामाइन रिलीज से प्रिवेंट करता है। इस क्लास के कुछ मेडिसिन का नाम है जैसे कि मोंटेलुकास्ट, जफेरलुकास्ट एंड जिल्यूटोन एटसेट्रा। अब बात करते हैं अस्थमा के होम रेमेडीज़ की। ये अस्थमा के मेडिकल ट्रीटमेंट को तो रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन ये कुछ हद तक रिलीफ पहुंचा सकता है। फर्स्ट वन इज स्टीम इनहेलेशन। ये एयरवेज को ओपन करता है। सेकेंड वन इज हनी को वार्म वाटर के साथ यूज करने से थ्रोट इरिटेशन में कम होती है। थर्ड वन इज जिंजर टी। जिंजर में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि एयरवेज के इन्फ्लामेशन को कम करती है। फोर्थ वन इज यूकेलिप्टस ऑयल। कुछ ड्रॉप को हॉट वाटर के साथ स्टीम इनहेलेशन करने से रिलीफ मिलता है। फिफ्थ वन इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये जो है बहुत सारे फूड्स में पाए जाते हैं जैसे कि फिश, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स का यूज करना चाहिए। सिक्स वन इज ब्रीथिंग एक्सरसाइज। जैसे कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से लंग्स फंक्शन में इम्प्रूवमेंट होता है। अब बात करते हैं अस्थमा के प्रिकॉशंस की, जिसके लिए हमें हर तरह के एलर्जन से दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए हर तरह के स्मोक से, आइडेंटिफाई करना चाहिए अस्थमा के ट्रिगर्स को, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।